बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स एंड सेफ एट होम। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस एंड देयर बैलेंसिंग, के इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस करते हैं और केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। ओपन योर रीडिंग बुक्स एंड पेज नंबर 65। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स, फार्मूलाज एंड साइंस। फार्मूला के फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में और साइंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। ये सिंबल्स हैं, ये साइंस दरमियान में लगाए हुए हैं, ये एरो और ये प्लस का साइन, ये सब क्या है, ये एक कलेक्टिवली इसको हम क्या बोलते हैं, एक केमिकल इक्वेशन है ये। In a chemical equation, the reactants or products are separated by an arrow. Reactants और products को separate किया जाता है किसके ज़रिए से, arrow के ज़रिए। Symbols and formula of the reactants are written on the left hand side of the arrow. Reactants के symbols जो हैं, ये reactants हैं, इनके reactants के symbols हम लोग कहाँ लिखते हैं, लेफ़्ट साइड पे, किससे, एरो से। एरो की लेफ़्ट साइड पे हम लोग क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स लिखते हैं, और ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो हम लोग क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट्स लगाते हैं। क्या कहा है उसने, सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो वेयर एज द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो। फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो एक्सप्रेस्ड अलॉन्ग विद देयर फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स। फिजिकल स्टेट्स भी बताते हैं। अब फिजिकल स्टेट कौन सी है, उसकी गैसियस स्टेट बताना, उसकी सॉलिड और लिक्विड स्टेट बताना कि स्टेट कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है हमने, क्या है, ये सल्फर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। अब उसने कहा स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स आर आल्सो डिस्कस्ड और आल्सो राइट डाउन। क्या है स्टेट, सल्फर की स्टेट क्या होती है, गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन की स्टेट में प्रेजेंट होती है गैसियस स्टेट के अंदर, और जो न्यू बन रही है SO2 वो भी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होती है। तो हम कहते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो एक्सप्रेस अलॉन्ग विद देयर फार्मूलाज या सिम्बल्स। फॉर एग्जाम्पल SG एंड AQ। अब AQ क्या है, ये हमने यहाँ दूसरी क्वेश्चन में AQ लिखा हुआ है। AQ स्टैंड्स फॉर एक्वा, और एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर। मतलब जो लिक्विड स्टेट में वाटर के साथ मिक्स्ड स्टेट में प्रेजेंट है, उसके लिए हम एक्वा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एज रिटन एज फॉलो, कि सल्फर रिएक्ट कर ऑक्सीजन से क्या बनाता है मेरे बेटे, SO2 बनाता है। सिमिलरली द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो indicates that zinc in its solid states react with aqueous solution of sulfuric acid and produce aqueous solution of zinc sulfate and hydrogen gas। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे हमने लिखी हुई है कि जिंक सॉलिड स्टेट में रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, aqueous solution of H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बनाता है, ZnSO4 जिंक सल्फेट। ये भी किस स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में, और जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी है, H2, वो किस स्टेट में है जी, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। तो जिंक प्लस H2SO4 क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड उसकी स्टेट्स भी हम लोगों ने इसके साथ बताई हुई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, के हाउ वी कैन बैलेंस आवर केमिकल इक्वेशन। इसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि बैलेंस कौन सी इक्वेशन होती है और अनबैलेंस कौन सी इक्वेशन होती है। क्या बैलेंस इक्वेशन को ही बैलेंस करना है या अनबैलेंस को बैलेंस करना है। तो केमिकल इक्वेशंस इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेट्स सपोज हम यहाँ एक इक्वेशन राइट डाउन करते हैं। उसने कहा ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स की तरफ जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट्स की तरफ प्रेजेंट हो, तो वो इक्वेशन कौन सी होती है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन होती है। ठीक होगी बात, कैसे, यहाँ हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं, 2, 1 और 1 2, यहाँ कितने प्रेजेंट है जी, 2। इसके अलावा सोडियम यहाँ देखें, एक सोडियम प्रेजेंट है, एक Cl प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बैलेंस है इक्वेशन। तो उसने कहा कि ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स के एटम्स और प्रोडक्ट्स के एटम दोनों इक्वल हों, वो कौन सी इक्वेशन होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। रीड आउट करते हैं दोबारा,
A chemical equation in which the number of atoms of each element on both sides of the reactant and product side are equal is called balanced chemical equation. अब बात है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। एक इक्वेशन यहाँ लिखते हैं हम, कहते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलते हैं, क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। ठीक होगी बात। अब ये यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ 1, यहाँ पे Cl कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे Cl कितने हैं, सिर्फ 1। बैलेंस तो नहीं है इक्वेशन। हम तो कहते हैं रिएक्टेंट साइड पे जितनी हो उतनी प्रोडक्ट साइड पे प्रेजेंट हो एटम्स, बैलेंस होगी इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसे क्या बोलेंगे, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की ये बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है, कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब है कि हम इन इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस करेंगे। ठीक है, कोई तरीकाकार होना चाहिए, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है टू बैलेंस एन इक्वेशन। एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड बाय डिफरेंट मेथड। द ट्रायल एंड एरर मेथड इज कॉमनली यूज। ट्रायल एंड एरर मेथड मोस्टली यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इसको अंडरलाइन करना है, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग कोएफिशिएंट्स बिफोर सिंबल्स और फॉर्मूला इज कंटिन्यूड till the number of atoms of each element on both sides of the equations become equal। अंडरलाइन करें इसको। क्या प्रोसेस है जी, ट्रायल एंड एरर मेथड है। वो कहते हैं नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स ऐड करते जाते हैं। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो हम लोग साथ ऐड करते हैं। नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स ऐड करते हैं, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तीनों में से हाथ जितनी भी आपके पास इक्वेशंस में सिंबल हैं उनके साथ ऐड करते हैं, और तब तक ऐड करते जाते हैं जब हमारे रिएक्टेंट साइड बराबर ना हो जाए हमारे प्रोडक्ट साइड के। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। इसके लिए कुछ रूल्स हैं बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, वो हमने यहाँ बोर्ड पे राइट डाउन किए हुए हैं। सबसे पहले क्या है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं आपने बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी। दूसरी बात क्या है, वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम। एक टाइम पे सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ आपने काम करना है। दूसरी बात क्या है, मल्टीप्लाई विद इंटीजर्स टू बैलेंस। जैसे हमने कहा कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स के साथ भी और प्रोडक्ट्स के साथ भी, इसी तरीके से हमने कहा मल्टीप्लाई विद इंटीजर्स टू बैलेंस द इक्वेशन। फिर क्या है, रिपीट द प्रोसेस फॉर ईच एटम। हर एटम के साथ आपने प्रोसेस को रिपीट करना है। ठीक, और तीसरा क्या है, लास्ट क्या है, बैलेंस डायटोमिक एलिमेंट्स एट द एंड। जो डायटोमिक एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से डायटोमिक होते हैं, हाइड्रोजन गैस H2, O2 और इस तरह की जो भी गैसियस स्टेट्स प्रेजेंट होती हैं वो सारी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, और इन्हें हम लोग क्या करते हैं, लास्ट पे एट द एंड करते हैं। डायटोमिक गैसेस को हम लोग सबसे एंड पे करते हैं। अब एक इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, और उनको इस रूल्स के मुताबिक क्या करेंगे, बैलेंस करने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, हमने कहा नाइट्रोजन रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ, क्या बनाती है, NH3 अमोनिया गैस। तो इसके साथ जैसे हमने कहा स्टेट्स लिखते हैं, नाइट्रोजन की स्टेट में प्रेजेंट है, गैसियस स्टेट में, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में, और अमोनिया भी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने एक टेबल बना लेना है, देखना है कि इसमें से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या इक्वल हैं। यहाँ नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट हैं जी, 2, और यहाँ तो नाइट्रोजन है ही कोई नहीं, एक ही है हाइड्रोजन नाइट्रोजन प्रेजेंट। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन की अमाउंट इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। दूसरी बात उसने क्या कही कि वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम। एक टाइम पे एक ही एलिमेंट के साथ काम करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं, 2। यहाँ कौन सा ऐसा इंटीजर हम मल्टीप्लाई करें कि नाइट्रोजन जो है वो 2 हो जाए। अल्टीमेटली हम इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम लोग नाइट्रोजन के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और बेटे जब भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं ये इसके साथ भी होगा और इसके हाइड्रोजन के साथ भी होगा। ठीक है, नाइट्रोजन तो यहाँ पे 2 बैलेंस हो गई, इसका मतलब नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड नाउ। अब हम उठाते हैं किसको, हाइड्रोजन को। रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है,
2 प्रेजेंट है। लेकिन अब अगर इक्वेशन में देखें तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 3 जार 6 हाइड्रोजन हो गए। प्रोडक्ट साइड पे रिएक्टेंट ज़्यादा हो गए हैं हाइड्रोजन, और रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन जो है वो कम है। अब कोई ऐसा इंटीजर हमने यहाँ सोचना है, यहाँ मल्टीप्लाई किस इंटीजर को करें कि यहाँ 6 हाइड्रोजन हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, 3 2 जार 6 होता है, ऐसे ही है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन के साथ, तो क्या हो जाएगा 3 2 जार 6। यहाँ हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 2 से चेंज हो जाएंगे 6 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 6 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे हैं, 6 हाइड्रोजन ही प्रोडक्ट साइड पे है। तो हमने कहा कि इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गया। अब अगर बैलेंस्ड इक्वेशन को इस तरह लिखें, N2 3H2 रिएक्ट करता है 2NH3 के साथ, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे देखें, नाइट्रोजन कितनी है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है 2, ठीक होगी बात। यहाँ हाइड्रोजन्स को देखें कितने हैं, 3 2 जार 6 हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन को देखें कितने हैं, 3 2 जार 6 हाइड्रोजन। बैलेंस हो गई इक्वेशन। 6 ही हाइड्रोजन्स यहाँ पे हैं और 6 ही हाइड्रोजन्स हमारे प्रोडक्ट साइड के ऊपर हैं। इज दैट क्लियर नाउ, या अभी भी कोई प्रॉब्लम है? इसको दोबारा रिपीट कर लें कि क्या कहा, नाइट्रोजन को बैलेंस करना था हाइड्रोजन के साथ। तो कोएफिशिएंट्स देखिए, सबसे पहले हमने कहा 2 नाइट्रोजन है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नाइट्रोजन्स पूरे हो जाएंगे। फिर कहा कि जो कोएफिशिएंट एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वही दूसरे के साथ भी होगा। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ 6 हुए हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ऐड करना पड़ेगा, 3 2 जार 6 करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन्स यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 6। और दोबारा से हमने जब बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी तो वो क्या बनी, N2 + 3H2 रिएक्ट टू फॉर्म 2NH3। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसमें 2 नाइट्रोजन है ऑन बोथ साइड्स एंड 6 हाइड्रोजन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं आपको, वो आपने खुद इसको सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि आपने किस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट है एक मिनी एक्सरसाइज भी आपको दी गई है। लाइक हम एक इक्वेशन को अभी खुद से सॉल्व करते हैं दोबारा मिनी एक्सरसाइज की। वो है CO2 + H2O रिएक्ट टू फॉर्म C6H12 और 6 + ऑक्सीजन। ये इक्वेशन कहीं पड़ी लगती है, यस, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है ना। अब बैलेंस करनी है इक्वेशन। यहाँ 6 हैं कार्बन 6 होंगे तो यहाँ भी इसका मतलब 6 लगा देंगे, 6 1 जार 6 कार्बन बैलेंस हो गए, ठीक है। अब जो कोएफिशिएंट 6 कार्बन के साथ हो रहा है वही ऑक्सीजन का भी होगा, 6 2 जार 12 हो जाएंगे। इसका मतलब ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 6। अब किसी ऐसी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। 6 लगाएंगे इसके साथ, 6 2 जार 12, ठीक है। अब ये वाले 6 ऑक्सीजन्स कहाँ जा रहे हैं, यही तो मसला है। यहाँ से हम लोग करेंगे 6 ऑक्सीजन यहाँ से आएंगे, इसके साथ भी हमने 6 ऐड कर दिया कोएफिशिएंट के साथ। ये 6 लगाएंगे, 6 ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 ऑक्सीजन ये और 6 ऑक्सीजन ये, बैलेंस हो गई। 6 2 जार 12 और 6 2 जार 12, ये वाली इक्वेशन बैलेंस हो गई। ऐसे ही है। अब रहेगी बात किसकी, हाइड्रोजन की। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितने हाइड्रोजन होंगे जी, 6 2 जार 12, और यहाँ हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से आपने बाकी इक्वेशंस को क्या बैलेंस कर लेना है और उसको अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारे टॉपिक का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज पुट फॉरवर्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट लिवाइजर इन 1785। 1785 में एक फ्रेंच केमिस्ट था लिवाइजर, उसने एक लॉ प्रपोज किया। कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या दूसरा नाम उसका मैटर है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन mass is neither created nor destroyed but it changes from one form to another form। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन या एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो हम लोग मैस को बना सकते हैं, लाइक यही इक्वेशन ले लेते हैं। उसने कहा इन अ केमिकल इक्वेशन या इन अ केमिकल रिएक्शन मैस कैन नॉट बी क्रिएटेड। हम लोग ये सल्फर खुद नहीं बना रहे, ये ऑक्सीजन खुद नहीं बना रहे, हम लोग बाहर से अल्लाह ताला ने बनाई हुई है वही ले रही है, ठीक है।
मैस कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना हम सिर्फ सारी की सारी ऑक्सीजन को दुनिया से ख़त्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही हम पूरे का पूरा सल्फर ही एक इक्वेशन के ज़रिए से ख़त्म कर सकते हैं। उसने कहा मैस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट हो क्या सकता है, बट इट कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन टू अनदर। जैसे अभी हमने कहा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, वाटर बनाती है, ऐसा ही था। ये गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में, लेकिन ये जो आ रहा है ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक होगी बात। हम हाइड्रोजन को ना तो खुद बना रहे हैं, ना हम हाइड्रोजन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वी कैन नॉट मेक हाइड्रोजन, मैस कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये अपनी स्टेट चेंज करता है, गैसियस स्टेट से किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। दोबारा रिपीट करते हैं लॉ को। दिस स्टेट दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैस इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। In other words, during a chemical reaction, total mass of the product is equal to the total mass of the reactants। कि जितना mass आप reactants में इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही आपके पास किस में निकलेगा, products में निकलेगा, ठीक है। एक एक्टिविटी इसने करवाई हुई है। टेक अ कॉनिकल फ्लास्क, वेट बैलेंस, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लें और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लें। फिर क्या करना है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन स्मॉल टेस्ट ट्यूब। एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब लें, उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालना है, और कॉनिकल फ्लास्क थोड़ी बड़ी होती है, कोन लाइक उसकी नेक होती है, उसके अंदर हमने क्या ऐड करना है जी, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन द फ्लास्क अलोंग इट्स वॉल इन सच अ वे दैट टू सॉल्यूशन डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। आपने क्या करना है, उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लाइक इस तरह की फ्लास्क है, और उसके अंदर आपने ये टेस्ट ट्यूब को ऐड कर देना, लटका देना, डिप कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, सील द फ्लास्क विद अ कॉर्क एंड वेट इट अलॉन्ग विद इट्स कंटेंट, और उसका वेट बैलेंस के ऊपर वेट मेजर करें, वजन कर लें उसका। शेक द टेस्ट ट्यूब इन द फ्लास्क, और फिर उस फ्लास्क के अंदर टेस्ट ट्यूब को हिलाएं, एंड अलाउ द टू सॉल्यूशंस टू मिक्स वेल, और फिर एक दूसरे के साथ उन मिक्सचर्स को मिक्स होने दें, हिलाएं। आपका जब जैसे हम ट्यूब को हिलाएंगे वो सारा पानी जो भी उसके अंदर सॉल्यूशन होगा वो सारा सोडियम क्लोराइड के साथ ऐड हो जाएगा। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स व्हेन टू सॉल्यूशन मिक्स विद ईच अदर। जब दो सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे क्या होगा। वेट द फ्लास्क अगेन एंड नोट वेदर बोथ द वेट्स आर इक्वल और नॉट। We observe the formation that white precipitates of silver chloride as a product of reaction। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन के नतीजे में क्या बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन बन रहा है बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इक्वेशन को लिखते हैं। उसने कहा है दो केमिकल्स हमने लिए, कौन कौन सा, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। ऐसा ही था, सोडियम क्लोराइड किस में लिया हमने, कोनिकल फ्लास्क के अंदर लिया था, और AgNO3 हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया था, ठीक है। बाद में हमने इन दोनों को मिक्स किया, क्या चीज़ बनती है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। और क्या बन रहा है, NaNO3। अब प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट। आप डायग्राम में देखें, इस तरह का एक बॉक्स है, उसके अंदर छोटे छोटे जर्रे की तरह के सिल्वर क्लोराइड पड़े हुए, ये प्रेसिपिटेट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। क्या कहा है, थ्रू द एक्टिविटी वी ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड as a product of the reaction between sodium chloride and silver nitrate solution। between sodium chloride and silver nitrate solution क्या बनता है, silver chloride और NaNO3। We also notice that during a chemical reaction total mass of the product is equal to the total mass of the reactants। जितना आपने products का mass किया था उतना ही आपके पास reactant का mass आएगा, ठीक होगी बात। This verifies the laws of
कंजर्वेशन ऑफ मैस। ये देखें, अगर हम लोग इसको बैलेंस करना चाहें, एक ही सिल्वर है, यहाँ भी बराबर है, NO3 यहाँ भी NO3 इक्वल है, Na ये भी Na और Cl इसके साथ भी Cl, बैलेंस है इक्वेशन। तो उसने कहा है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, जितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के। और हमारा लॉ भी यही कहता है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। फेज चेंज होती है, स्टेट चेंज होती है, लेकिन हम लोग ना तो उसको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही मुकम्मल तौर पर इसको क्रिएट कर सकते हैं। दिस वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। दूसरी एक्टिविटी कौन सी है? एक्टिविटी 5.4 हायर ऑर्डर थिंकिंग है। ऑपरेटर्स क्या लेना है, चाइना डिश लेनी है और पीसीज ऑफ आयरन लेने हैं। टेक सम आयरन नेल्स इन द चाइना डिश, वेट द चाइना डिश अलॉन्ग विद द आयरन नेल्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक बैलेंस। इलेक्ट्रिक बैलेंस के ऊपर सिर्फ चाइना डिश के अंदर वो कील रखें और उसको बैलेंस कर लें। प्लेस द चाइना डिश कंटेनिंग आयरन नेल्स इन द बाथरूम फॉर 5 days। नमी और मॉइस्चर वाली जगह के ऊपर हमने क्या करना है, उस चाइना डिश को रख देना 4-5 दिनों के लिए। वेट, नोट whether the weight of the iron nails increase, decrease or does not change after keeping them in the bathroom, explaining the phenomena taking place in the china dish। अब क्या कहा है उसने कहा एक चाइना डिश लें, उसके अंदर हम क्या करेंगे, आयरन नेल्स को डिप कर दें थोड़े दिनों के लिए पानी के अंदर, ठीक है, या हम क्या करें मॉइस्चर में उसको जगह दें। फिर क्या होगा, आपने उसका वेट करना है, क्या उसका वेट ज़्यादा होगा, डिक्रीज़ करेगा या कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने ये पहले ही एक लेक्चर में देखा था कि रस्टिंग का प्रोसेस होता है। रस्टिंग किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं जी, जंग लगना। क्या कहता था, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या बनाता है, Fe2O3। ठीक होगी बात, बैलेंस करनी थी इक्वेशन 4, Fe और 3 ऑक्सीजन के साथ मिलता है, क्या बनाता है, रस्टिंग आयरन सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड सॉरी। जब हम लोग चाइना डिश को रखेंगे 4-5 दिनों के लिए मॉइस्चर की प्लेस पे, तो क्या होगा, इन नेल्स के ऊपर क्या हो जाएगा, रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इनके ऊपर रस्ट लगना स्टार्ट होगा जी। रस्ट लगेगा जब हम इसको दोबारा से बैलेंस करेंगे इक्वेशन, वो वेट बैलेंस के ऊपर जब इसका वज़न करेंगे दोबारा से, तो क्या होगा, वेट ज़्यादा हो जाएगा, कील वजनी हो जाएंगे। ठीक होगी बात। तो ये प्रोसेस कौन सा है, रस्टिंग का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन द फिनोमिना टेकिंग प्लेस इन द चाइना डिश, कौन सा फिनोमिना हो रहा है जी, रस्टिंग का प्रोसेस है। इस चीज़ को दोबारा से रिपीट करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है। मैस, इसको अंडरलाइन करें, किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, फ्रेंच केमिस्ट लेवाइजर इन 1785। ये आपका MCQs भी आता है। दिस लॉ स्टेट्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैस इज नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लाइक हमने किसकी एग्जाम्पल भी ली थी, कार्बन की। कोयला जलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कोयला किस स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड में, और जो ये बन रही है ये कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। तो ये इक्वेशन इस तरीके से हम लोग लेते हैं कि मैस को क्रिएट नहीं किया जा सकता, बस ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये चेंज कर सकता है वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। उसके अलावा हमने इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा कि इक्वेशंस को बैलेंस किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले काउंट करते हैं नंबर्स को, फिर वर्क करते हैं एक एलिमेंट के साथ, मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर्स को और रिपीट करते हैं प्रोसेस को, और सबसे एंड पे किसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या इस तरह के जो भी डायटोमिक गैसेज होंगी। ठीक है, इक्वेशंस को बैलेंस कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि अगर कुछ समझ नहीं आएगी तो रिपीट कीजिएगा इसी प्रोसेस को दोबारा से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, सॉरी मैथ्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है और इसकी एक्टिविटी भी करनी है, ये 5.3 वाली। होप कोई इशू नहीं होगा और लेक्चर्स की समझ आ गई होगी। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।